नमस्कार दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनाव नतीजे थोड़ी देर में साफ हो जाएंगे, लेकिन अभी जो रुझान हैं वही कमोबेश नतीजे में तब्दील होंगे। आप इस बात का यकीन मान लीजिए, क्योंकि अब जो समय है इसमें और चुनाव नतीजों की तस्वीर साफ होने में बहुत कम वक्त बचा हुआ है। इसलिए बहुत बड़ा कोई उलटफेर या परिवर्तन हो जाए ऐसी गुंजाइश नहीं है। तो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव को हम कांग्रेस और बीजेपी की नज़र से समझते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर आपको इस चुनाव को समझना है तो इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के स्तर पर जो कोशिशें चुनाव जीतने के लिए हुई, जो वहाँ समीकरण तैयार किए गए, जो नारे तैयार किए गए, वो क्या थे और उनके पीछे पार्टी की अपनी रणनीति क्या रही। बीजेपी, त्रिपुरा जैसा राज्य जहां लगभग 2.5 दशक तक सीपीएम की सरकार रही, उसको उखाड़ फेंकने के बाद 5 साल सरकार बीजेपी ने वहां चलाई और एक मुख्यमंत्री बदला भी। अभी जो माणिक साहा मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव हुआ और वहां प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने त्रिपुरा में प्रचार किया और नतीजा क्या है कि बीजेपी फिर से वहाँ सत्ता में है। ये ठीक है कि 10 सीटों के आसपास का नुकसान है, वोट परसेंटेज में भी कमी आई है, लेकिन 5 साल की सरकार के बाद यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बावजूद सत्ता में लौटना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। और वो भी तब जब त्रिपुरा मोथा पार्टी जैसी पार्टी, कभी वो कांग्रेस की ताकत हुआ करती थी, लेकिन उसने भी अपनी जगह वहाँ बनाई। कांग्रेस और सीपीएम मिलकर के चुनाव लड़े लेफ्ट, और दोनों की सीटों की संख्या अभी तक 14 के आसपास है। उसमें कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं। त्रिपुरा जैसे राज्य से कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, पार्टी का कोई बड़ा नेता वहाँ प्रचार करने के लिए नहीं गया। 2 लोकसभा सीटों का राज्य है। 2 लोकसभा सीटों के राज्य में बीजेपी की वहाँ की राज्य सरकार में वापसी, सीपीएम और कांग्रेस की हालत ख़राब होना, मिट्टी पलीद होना, और त्रिपुरा मोथा पार्टी जो कमोबेश बीजेपी के आसपास ही घूमती आपको दिखेगी, उसका दोनों पार्टियों के बराबर वोट आना। 12 सीटें अगर त्रिपुरा मोथा के पास हैं तो 12 सीटें मुझे लगता है कि कांग्रेस और लेफ्ट के पास हैं। अगर मैं 14 पहले बोल रहा था तो अभी जो नतीजे हैं, रुझान हैं, वो 12 सीटों के हैं और 4 कांग्रेस के पास, 4 पर कांग्रेस के नेता या उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अब मेघालय कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। पीएस संगमा वहाँ के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, बाद में वो एनसीपी में चले गए, और अब उनके बेटे कोनराड की अगुवाई में वहाँ की सरकार का फिर लौटना। उनकी पार्टी जो एनपीपी है, उसको बहुमत तो नहीं आ रहा है, लेकिन 24 सीटें अभी तक दिख रही हैं रुझानों में कि उसके पास हैं, और 5 सीटें बीजेपी के पास। बीजेपी और एनपीपी ने सरकार 5 साल चलाई, लेकिन चुनावों से ठीक पहले बीजेपी एनपीपी से अलग हो गई। ये चुनावी रणनीति थी इन दोनों दलों की, और बीजेपी कोनराड संगमा पर लगातार हमलावर रही चुनावों के दौरान। उसने अपने हिस्से के वोट बटोरे, एनपीपी को जो तयशुदा वोट था वो चला गया, और दोनों दलों ने सरकार बनाने की अपनी स्थिति हासिल कर ली। यानी गठबंधन सरकार एनपीपी और बीजेपी की मेघालय में बन जाएगी, और यहाँ कांग्रेस फिर से साफ है। राहुल गांधी ने मेघालय में सिर्फ एक रैली की, वहाँ नरेंद्र मोदी ने भी रैली की। आपको याद होगा कि मेघालय की रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरे विरोधी कहते हैं कि मर जा मोदी, मर जा मोदी, मर जा मोदी, लेकिन जनता कहती है कि कमल खिलेगा मोदी, तेरा कमल खिलेगा मोदी, और तालियां बहुत बजी। मेघालय भी 2 लोकसभा सीटों का राज्य है, और वहाँ एनपीपी और बीजेपी की साझा सरकार का रहना लोगों के बीच में उन 2 लोकसभा सीटों की खातिर ज़रूरी वोट खींचने के लिहाज से ज़रूरी है। नागालैंड, कभी नागालैंड गढ़ था, कांग्रेस के पास ही था। देश में जितने भी राज्य थे कभी कांग्रेस के ही गढ़ हुआ करते थे, लेकिन वहाँ भी बीजेपी और नागालैंड की जो पार्टी है एनडीपीपी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, एनडीपीपी 40 सीटों पर लड़ी और बीजेपी 20 सीटों पर लड़ी। पिछली बार आपको याद हो तो 12 सीटें बीजेपी को
मिली थी, जीत करके आई थी बीजेपी। एनडीपीपी बीजेपी ने साझा सरकार वहाँ चलाई। 5 साल सरकार चलाने के बाद से वही एक राज्य है नागालैंड, जहाँ बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और वहाँ कामयाबी है। एनडीपीपी और बीजेपी दोनों कामयाब रही हैं और फिर से सरकार में वापसी हो रही है। तो नागालैंड 5 साल की सरकार के बाद वापसी, त्रिपुरा 5 साल की सरकार के बाद वापसी, मेघालय 5 साल की सरकार के बाद वापसी। इन तीनों राज्यों में त्रिपुरा उसका अपना गढ़ और 2 राज्यों में वो सहयोगी दल के तौर पर, लेकिन साझा सरकार बीजेपी की। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं आज की तारीख में वो कांग्रेस से फारिग हो चुके हैं। अब आप बताइए कि राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और 3,500 किलोमीटर की यात्रा 2 महीने तक चलती है तो उसका क्या फ़ायदा है? अगर उस यात्रा को आप राजनीतिक यात्रा नहीं मानते हैं, कन्हैया कुमार को आपने बार बार सुना होगा उस यात्रा के दौरान कि पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, देश को, जनता को समझने जानने का मौका आपको मिलता है और आपके लिए मंच चूँकि संसद का बंद हो चुका है और माइक मीडिया का बंद हो चुका है, इसलिए लोगों के बीच जाकर के अपनी बात रखने के लिए यह यात्रा चल रही है। कन्हैया कुमार के मुताबिक राजनीतिक दल अगर गैर राजनीतिक यात्रा करता है तो इसका मतलब ये है कि आप चुनावी राजनीति में अपनी इस यात्रा को, अपने इस खून पसीने को शामिल नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपकी यात्रा अलग रहेगी। धीरे धीरे लोगों के बीच में ही राय बनेगी कि इनकी यात्राएं जो हैं वो गैर राजनीतिक होती हैं। वो विनोबा भावे की यात्रा हो सकती है, वो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हो सकती है, उसके पीछे भी एक मकसद तो था, नमक कानून तोड़ने का। लेकिन यहाँ भारत जोड़ने के नाम पर आपने अपने राज्यों को, जिन राज्यों में आपकी पकड़ है, उन राज्यों को आप लगातार गंवाते चले जा रहे हैं और आपकी स्थिति शून्य की हो जा रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं आप, नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहते हैं। जिन राज्यों में लोकसभा सीटें हैं, क्या 2 सीटों का त्रिपुरा, 2 सीटों का मेघालय, 1 सीट का नागालैंड, 5 लोकसभा सीटें अहमियत नहीं रखती हैं? सरकार तो 1 सीट से गिर जाती। वाजपेयी जी की सरकार गई थी। अगर चुनावी राजनीति में चुनाव की रणनीति और चुनाव के पीछे ताकत को समझना है तो बीजेपी को लगातार आपको देखना पड़ेगा। ये एक ऐसी पार्टी है जो स्थानीय चुनाव हो, चाहे दिल्ली के एमसीडी हो या हैदराबाद के लोकल बॉडी इलेक्शंस हो या जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट लेवल के चुनाव हो, वहाँ भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को झोंका जाता है। एड़ी चोटी का जोर लगाती है पार्टी, दिन रात एक कर देती है, सरकार सारी मशीनरी, सारी ताकत, सारा तंत्र झोंक देती है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के बीच जाकर के उनके वोट के जरिए ही सत्ता हासिल की जा सकती है। यही एक रास्ता है और इस रास्ते पर चलने के लिए पार्टी अपने आप को 24 घंटे के 365 दिनों के एक मोड में रखे हुए है, जिसको इलेक्शन मोड आप कहते हैं। और ये ज़रूरी है। अगर लोकतंत्र में आप चुनाव जीत करके सत्ता में नहीं आते हैं तो बदलाव की जितनी भी कोशिशें आपकी हैं या मनुष्य सपना आपका है वो पूरा हो ही नहीं सकता है। सत्ता ही औजार है लोकतंत्र में बदलाव का, परिवर्तन का, लोक कल्याण का और अपने जरिए कुछ करने का। सत्ता की लड़ाई में आपकी यात्राएं, आपकी रणनीति कुछ और है और चुनावी रणनीति के लिहाज से आप उस तरीके से नहीं दिख रहे हैं जिस तरीके से आपका विरोधी है, तो फिर आप कहीं नहीं टिकेंगे। और यही हुआ है इन 3 राज्यों के चुनाव में। तो आज रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करेंगे इन 3 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद, तो वो मैसेज देश के भीतर भी जाएगा कि इन राज्यों, पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी ने परचम लहराया या उसका जो लहराता हुआ परचम था उसको उसने फिर से आगे बढ़ाया है, थामे हुए है, उसी के पास है। ये मैसेज इस साल जो बाकी राज्यों में चुनाव होंगे उन पर भी असर डालेगा। त्रिपुरा में आदिवासियों का बड़ा प्रभाव रहता है। आदिवासी और बंगाली समुदाय त्रिपुरा में वहाँ के चुनाव नतीजों को तय करता है। 1 करोड़ आदिवासी मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नतीजों में बहुत हद तक फर्क डालते हैं आदिवासी। आदिवासियों का राज्य त्रिपुरा भी है। त्रिपुरा का मैसेज मध्य प्रदेश में भी काम कर सकता है। अब हिंदुस्तान बहुत छोटा हो गया है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, चीज़ें बहुत रफ्तार से चलती हैं। अगर आपको ज़माने की समझ नहीं है और एक मैसेज के दूसरे मैसेज तक जाने का रास्ता जो फास्टेस्ट आज की तारीख में है वो आप नहीं देख पा रहे हैं, तो ये आपकी मुसीबत है, आपकी मुश्किल है और चुनाव राजनीति में नहीं टिक पाने का एक बड़ा कारण है आपके लिए।